नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को लाइए स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अब भयावह हो चुका है और इसकी भयावहता अब अमेरिकी सेना को अपनी चपेट में ले चुकी है। जॉर्डन, बहरीन, इन दोनों देशों में और सीरिया, तीनों देशों में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की, घायल होने की और लापता होने की खबरें हैं। जॉर्डन में तो 2 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि भी हो चुकी है। लेकिन इस पूरे युद्ध में इस बार नेतन्याहू और इजराइल, इन दोनों की चर्चा नहीं हो रही है। बहुत सातिल तरीके से नेतन्याहू और ट्रंप ने जाल बुना था। दरअसल पूरी दुनिया को धोखा देने का एक नया तरीका था। इजराइल युद्ध से दूर रहे, ये प्लानिंग की गई, और प्लानिंग इसलिए की गई इस बार कि इजराइल अगर युद्ध में होगा तो ईरान के लिए तबाही का सबसे सॉफ्ट टारगेट अब इजराइल है। पिछली बार पता चल चुका है कि वो आयरन डोम हम सब कहने के लिए था, वो सब घास फूस का छप्पर था ईरान के लिए, उड़ा दिया उसने। इसलिए ये प्लानिंग के तहत बाहर होकर के और स्क्रिप्ट लिख रहा है युद्ध का। दूसरा, जब सॉफ्ट टारगेट इजराइल बाहर हो जाएगा ईरान के चपेट से, तो मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला जैसे बढ़ेगा, भले वो अमेरिकी ठिकानों पर हो, ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट के देशों में एक विरोध की भावना, शत्रु भाव पैदा होगा। ये कुल बड़ा ये अलग विषय है। पूरे प्लानिंग के तहत इस बार इजराइल ने, तो अमेरिका का क्या लेना देना था? युद्ध तो इजराइल और ईरान का था। इस बार इजराइल बैठ के देख रहा है और ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं, और अमेरिका को बर्बाद करवा रहा है इजराइल के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप। अब खबर यहां से शुरू होती है, इस पूरे युद्ध के परिदृश्य को देखते हुए इसके बाद खबर शुरू होती है। दरअसल सितंबर में नेतन्याहू का अमेरिका दौरा है, और अमेरिका में शहर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधित करना है नेतन्याहू, और यहीं पर खतरा सामने आके खड़ा हो गया है। हालांकि इसमें तमाम इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारी तकनीकी पहलू हैं जिन पर चर्चा किए जाने की जरूरत है। इसीलिए उन तकनीकी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए हम इस खबर को आपके सामने लाएंगे। नेतन्याहू अमेरिका में, न्यूयॉर्क में कदम रखते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये खबर न्यूज लॉन्चर नहीं बता रहा, ये खबर इजराइल और अमेरिका, इन दोनों देशों में इस वक्त सबसे हॉट न्यूज है। रेलेवेंसी इसकी अभी हो ना हो, लेकिन होता है, खबरें कई तरह की होती है। हॉट न्यूज, तो ये हॉट टॉपिक है, तो हॉट न्यूज इसमें ले आए हम। इसकी रेलेवेंसी पूरी दुनिया के लिए है। हॉट न्यूज की, क्या ऐसा अप्रत्याशित कदम बढ़ाने के बारे में ममदानी सोचेंगे? क्योंकि ममदानी ने, न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने ये कहा है कि वो विधि विशेषज्ञों से कानूनी सलाह ले रहे हैं कि न्यूयॉर्क में कदम रखते ही नेतन्याहू, जो युद्ध अपराधी है, घोषित युद्ध अपराधी है, उसको गिरफ्तार हम कर लें। इसके लिए क्या पॉइंट हो सकता है, कौन सी लीगलिटीज हैं, हमारे पास वैसी व्यवस्था है कि नहीं है, ये अपनी टीम से, अपने लीगल जो एड्स उनके पास हैं, सहयोग, लीगल सहयोग करने वाले लोग हैं, उन सबसे सलाह मशविरा किया जाता है। और बहुत क्लियर व्यू है इसमें ममदानी का कि एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी की जगह दुनिया में और कहीं नहीं है, हेग में है। इसे वहां होना चाहिए। ये ममदानी का रुख देख करके इजराइल में बौखलाहट है। बौखलाहट की अब तू मैं पर मामला आ गया है। तू मैं आपस में शुरू हो चुकी है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। एक अमेरिकन को इजराइल बता रहा है कि अमेरिका विरोधी है, और एक अय्यास को बताता है कि अपना बहुत खास है। वो अय्यास जिसकी पेन ड्राइव लिए जेब में घूमता है, डोनाल्ड ट्रंप, जो छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा उसको। तो ये पूरी कहानी बड़ी जटिल है।
मैं आपको हेडलाइंस दिखा दूं और खबर फिर सुनवा भी देंगे, छोटी सी क्लिप एक है भी मौजूद, वो क्लिप भी सुनवा देंगे। हेडलाइन लाइए पहले। न्यूयॉर्क में नेतन्याहू को अरेस्ट करेंगे ममदानी। अब क्या कह रहे हैं न्यूयॉर्क मेयर, आगे चलिए। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से पहले बयान, नेतन्याहू की संभावित यात्रा पर न्यूयॉर्क मेयर और इजराइल आमने सामने। आगे चलिए। वह एक युद्ध अपराधी है। नेतन्याहू के न्यूयॉर्क दौरे से पहले ममदानी ने फिर उठाई गिरफ्तारी की मांग, इजराइल ने दिया जवाब। आगे चलिए खबर के। हाँ, न्यूयॉर्क ममदानी सेज लुकिंग इनटू नेतन्याहू अरेस्ट ड्यूरिंग सिटी विजिट। शहर की यात्रा के दौरान नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के मामले पर मेरी नजर है, मैं देख रहा हूं इसके बारे में। टेलीग्राफ, ममदानी प्लॉटिंग टू अरेस्ट नेतन्याहू एट न्यूयॉर्क यूएन समिट। यूएन समिट में न्यूयॉर्क जब आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी करने जो है बात चल रही है। अब खबर के भीतर देखिए क्या है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा अगर नेतन्याहू सितंबर में यूएनजीए में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की संभावना पर उनकी प्रशासनिक टीम कानूनी राय ले रही है। मतलब ये जुबानी लफाजी से आगे वो इसमें राय मशविरा शुरू कर चुके हैं। चेंज कर दीजिए, आप चेंज करिए। एक इंटरव्यू में ममदानी ने कहा कि मेरा मानना है कि न्यूयॉर्क का स्थान हेग में, नेतन्याहू का स्थान हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है और कई लोग उन्हें युद्ध अपराधी मानते हैं। आगे चलिए। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि न्यूयॉर्क के मेयर के पास किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार है या नहीं है। ममदानी ने बताया कि इस मुद्दे पर न्यूयॉर्क सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के साथ लगातार चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कानून मुझे जो करने की अनुमति देगा हम वही करेंगे, हम अपने हिसाब से नया कानून नहीं बनाएंगे। आगे चलिए। येल लॉ स्कूल के अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ हेरोल्ड होंगजू को ने इस पूरे विवाद को राजनीतिक टकराव का खेल बताया। उनके मुताबिक यह मामला न्यूयॉर्क प्रशासन, ट्रंप खेमे और नेतन्याहू के बीच एक बड़े संवैधानिक और राजनीतिक संघर्ष का रूप ले सकता है। ये येल लॉ स्कूल के एक्सपर्ट बता रहे हैं। आगे चलिए। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने ममदानी पर यहूदी विरोधी माहौल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममदानी बढ़ते यहूदी विरोध का सामना करने के बजाय इजराइल के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। डैनन ने पुष्टि की कि नेतन्याहू 22 से 28 सितंबर के बीच होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाई लेवल वीक में संबोधन करेंगे। उन्होंने कहा कि मेयर का रुख इससे कोई फर्क नहीं डालेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए तो वह न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी है। हाल ही में एक रेडियो इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा था कि उन्हें ममदानी की गिरफ्तारी संबंधित धमकियों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यूयॉर्क के मेयर हमास का समर्थन करते हैं और अमेरिका से नफरत करते हैं। हटा दें। अब जरा एक क्लिप है, ये तो पूरा इंटरव्यू था लेकिन एक क्लिप उसका एक हिस्सा है, ये सुना दीजिए ममदानी क्या बोल रहा है। Last question on this topic. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu is perhaps planning to visit New York for the UN General Assembly. You pledged during your campaign and after you won to order his arrest to comply with the International Criminal Court warrant. What will happen if he comes in September? Look, I believe that Prime Minister Netanyahu belongs in The Hague. He's a war criminal who has been charged by the International Criminal Court. And what you will find is that is an opinion that is held by many purely because of what his actions have wrought over these last many years. I've also said that I will follow the laws that we have here in New York City because I believe that there's an importance in following the law as a leader who presides over our city, and that's something that I plan to do. Meaning? I'm sorry, I don't understand what that means. Meaning that whatever the law allows me to do in New York City, that's what we will do, but we won't be writing our own laws to that end. What does the law allow you to do? That's an active conversation with our legal department in seeing what the prospects are we have here in our municipality. However, what we've seen at the national level is a desire sometimes to write your own laws, to go outside of the bounds of legality. That's not something we have an interest in.
I mean, normally when people come to a UN General Assembly, they're granted a sort of amnesty because it is the seat of the United Nations. Is that what you're thinking that you'll honor, or you're actively looking to see if you can actually arrest him? I think we are looking at all of our legal obligations, and one of them is with regards to the United Nations. But the other part of this is we're not talking about a personal assessment of Benjamin Netanyahu. We're talking about the International Criminal Court and the fact that they have a warrant out for this prime minister's arrest. And I think it's important to talk about the weight that has as a charge, and also that as the mayor of New York City, I'll be following the laws of New York City. Okay. अब सुन लिया आपने। बस सीधा सवाल ये है कि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है। आईसीसी के 125 सदस्य हैं आज की तारीख में, जो स्टेट्स आईसीसी की मेंबरशिप लिए हुए हैं। इसमें ना इजराइल है ना अमेरिका है, हेमंत भाई, दोनों नहीं है। और अमेरिका तो आईसीसी पर खार खाए बैठा है। तो ये गिरफ्तारी की जो है कानूनी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं ममदानी की तरफ से, ये कितनी एक्चुअल है, कितनी फैक्चुअल है और कितनी पॉलिटिकल है? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो सारा मामला है ये कोई आज का नहीं है। अगर आपने ममदानी के पूरे कैंपेन को ध्यान से देखा होगा, और उसके बाद जब वो बन गए गवर्नर, अपने क्या नाम है इसका, मेयर, उस समय भी उन्होंने कहा, ये लगातार उनकी बात चलती आ रही है। अब इसका रेफरेंस क्यों आया? क्योंकि सितंबर नजदीक आ रहा है और यूएनजी की तैयारी एक खास अंदाज में, आपको पता, पहले से शुरू हो जाती है, खासतौर पर सितंबर के लास्ट वीक में, जब उस हाई लेवल के जितने भी सारे लीडर्स और दुनिया भर के लोग आते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पर जो ममदानी कह रहे हैं वो एक पिक्चर को सामने रख रहे हैं, जो उनका एक चुनावी वायदा भी था। बेसिकली अमेरिका में बेशक यहूदियों का एक खास तरीके का सुपर पावर वाला नियंत्रण हो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अमेरिका का आम आदमी है वो यहूदियों से कहीं ना कहीं चिढ़ता है। और ममदानी भी पॉलिटिशियन तो नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, जब वो चुनाव लड़ रहे थे बाकायदा और ट्रंप जैसे राष्ट्रपति को उन्होंने पटखनी दी, तो कोई मजाक तो नहीं है रिपब्लिकन को हराया। तो बेसिकली क्या है कि वो अपने चुनावी वायदे को एक खास अंदाज में अपनी जो इलेक्टोरेट है उसके सामने रख रहे हैं कि हम सारे के सारे जो हमारे लॉज हैं उनको एग्जामिन कर रहे हैं, और अगर लॉज परमिट करते हैं तो हम उनको अरेस्ट करेंगे। इन केस अगर लॉज परमिट नहीं करते हैं तो हम अपनी तरफ से नए लॉ लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क एक शहर है केवल, न्यूयॉर्क कोई स्टेट उस तरीके से वो कोई देश नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कई बार फेडरल लेवल पे ये होता है, नेशनल लेवल पे, कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो तो देश को कई बार स्पेशल कानून बनाने पड़ जाते हैं। हम नहीं बनाएंगे, हम उस डोमेन में नहीं जाएंगे, जो कुछ हमारी पावर के अंदर है, विद इन पावर्स, अगर उसमें होगा तो हम नेतन्याहू को पकड़ लेंगे। तो बेसिकली इससे वो दो निशाने साध रहे हैं। एक तो उनका जो प्रतिद्वंदी जो अल्टीमेटली राजनीतिक तौर पे है वो ट्रंप और नेतन्याहू की आपस की क्या समीकरण है सारी दुनिया को पता है, खासतौर पर एप्स्टीन आने के बाद, एप्स्टीन का सारा मामला आने के बाद। तो वैसी सूरत में उनके हाथ में जो है एक खास तरह का चीज आ गई है, जो वो दोनों को ब्रो बीट कर सकते हैं। जब चाहे नेतन्याहू को ब्रो बीट कर लो, जब चाहे ट्रंप को कर लो, क्योंकि जो ममदानी है वो किसी भी बात को चबाते नहीं, वो खुलकर बोलते हैं, पढ़े लिखे आदमी है, हर चीज को कम्युनिकेट करना जानते हैं, इट्स अ ग्रेट कम्युनिकेटर, आपने देखा भी। तो बेसिकली असली जो, अगर इसको ब्रॉडली आप देखेंगे तो जब कोई देश आईसीसी का सिग्नेटरी ही नहीं है तो वहां पर उसका वारंट तो लागू होगा नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग। जो देश सिग्नेटरी केवल उन्हीं देशों पर लागू होगा। और सही कहा आपने कि ना अमेरिका सिग्नेटरी है और ना इजराइल सिग्नेटरी है, तो टू दैट एक्सटेंट तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस सारे में जो अमेरिका के अंदर आज जो अमेरिका की गत बनी हुई है, जो अमेरिका का हाल ईरान ने कर दिया इस युद्ध के बाद, और वहां पर ट्रंप क्या लेने गए थे, इसके बहुत सारे मतलब है। कि अमेरिका में जो आज कष्ट चल रहा है, चाहे महंगाई का है, चाहे बेरोजगारी का है, चाहे गैसोलीन के प्राइसेस हायर साइड पे हैं, चाहे अमेरिका के सैनिकों की बात है। जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उनके 16 सैनिक मारे जा चुके हैं अब तक ईरान युद्ध में, जबकि अमेरिका को लेना देना नहीं था इससे। इजराइल का उनका झगड़ा था, जो मर्जी आए कर लेते, उसको पंचायती बनने की क्या जरूरत थी, और अब तो पंचायती नहीं, अब तो मुख्य वही हो गया किरदार। तो बेसिकली इस एक बयान के साथ जो ममदानी है वो कई निशाने साध रहे, खासतौर पर पॉलिटिकल लेवल पे। इज ए पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिक्स करेगा वो, उसमें कहां समस्या है। ट्रंप तो सुबह शाम तक पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो बतौर मेयर क्या उनका वो अधिकार है या नहीं, उस पर वो एग्जामिन करवा रहे अपने लॉ डिपार्टमेंट से। जो हमारी जानकारी जितनी है, जितना हमने पढ़ा, जितना मैं ढूंढ पाया अभी तक जब आपसे बात हुई,
तो इस तरह की चीज संभव नहीं हो पाएगी। जहां तक न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट, न्यूयॉर्क का उसका मामला है कि भाई मेयर उसको अरेस्ट के ऑर्डर कर दे या कुछ कर दे, लेकिन इससे सारे का सारा जो माहौल है वो एक खास अंदाज में ममदानी के साथ, उनके सिस्टम के साथ अटैच होता है। आम आदमी की पॉपुलर सेंटीमेंट है, जो पॉपुलर सेंटीमेंट आज पूरे अमेरिका में है, लेकिन ट्रंप को दिखाई नहीं दे रहा। बस अब इजराइल का युद्ध अपने कंधे पर लेकर के सैनिकों को मरवा रहा है, हजारों करोड़ रुपए का रोज नुकसान हो रहा है। जो जॉर्डन में उसके पूरे के पूरे बेस का जो किया गया हाल है, वो मिडिल ईस्ट वाले बेसिस से भी बहुत बुरा किया गया है। तमाम हेलीकॉप्टर से एयरक्राफ्ट सबका बेड़ा गर्क कर दिया रात को, 8वें दिन से लगातार जिस तरह की परिस्थिति चल रही है। तो ममदानी एक खास अंदाज में ये कह करके ट्रंप और नेतन्याहू का जो आपस के समीकरण है उनको कहीं ना कहीं एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेतन्याहू के कारण ही सारा ये बेड़ा गर्क हुआ है, और ट्रंप अगर इसके पीछे ना होते तो ना अमेरिका को युद्ध में जाना पड़ता ना कुछ और। तमाम राष्ट्रपति नहीं गए, तमाम को उन्होंने प्रवोक किया पिछले 20 साल में कि आओ इसका ईरान का इलाज कर देते, कोई नहीं माना। केवल ट्रंप उछल के गए कि लाओ हम करते। तो उसका जो परिणाम है, तो आज की तारीख में ममदानी की इच्छा जरूर होगी निश्चित तौर पर। और देखिए, जो आपने एक चीज अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया, जो आपने दिखाया, जो इजराइल का राजदूत है यूएन के अंदर, उसके बयान को आप ध्यान से पढ़िए, पहली 2 लाइन का। उसको क्या कह रहा है कि जो इजराइल जो यहूदी विरोधी माहौल है उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इजराइल का राजदूत ये मान रहा है यूएन के अंदर कि यहूदियों के खिलाफ माहौल है। ध्यान करिएगा इस बात का। ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई आदमी अपने देश के विरोध की बात मान ले, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और नेतन्याहू का आपको अच्छे से पता है कि इजराइल के अंदर 27 अक्टूबर को चुनाव होना है सीनेट, संसद का। वहां पर क्या गति है उसमें मैंने आपने अलग से शो किया था, जिसमें 92 से 93% जनता आज नेतन्याहू के खिलाफ है, और वो इस युद्ध का विजेता ईरान को मान चुकी है। अब ईरान और इजराइल युद्ध में ना इजराइल 3 में है ना 13 में है, उसका कोई खाता नहीं। तो ये सारी परिस्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं ममदानी को ये अवसर दे रही है कि वो ट्रंप को भी ब्रोबीट करे, नेतन्याहू को भी ब्रोबीट करे, और जो उसकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है अमेरिका के अंदर, उसके जो अपने वोटर हैं उनको कहीं ना कहीं वो सॉलिडिफाई कर रहा है, अपने पीछे लगा रहा है, ये बात कह करके। हकीकत तो ये है आज कि दुनिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो नेतन्याहू और ट्रंप जैसे लोगों से मुक्ति पाना चाहता है। अगर आप ट्रंप की भी पॉपुलैरिटी रेटिंग लेटेस्ट देखेंगे तो वही चीज ट्रंप पे भी लागू है कि अमेरिका भी उससे मुक्ति पाना चाह रहा है हकीकत में, जिस तरीके की परिस्थितियां उसने बना दी। तो ममदानी वो जो पॉपुलर सेंटिमेंट है, कहीं ना कहीं नेतन्याहू को अरेस्ट करने की बात करके उसको एनकेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे माहौल भी बना रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। जो अल्टीमेटली जो अमेरिका का आम आदमी ये मान रहा है कि ट्रंप की जो ये टर्म है ये डिजास्टर साबित हुई है, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, चाहे आंतरिक मामले में हो, चाहे विदेशी मामलों में हो, चाहे तमाम देशों के साथ संबंधों के मामले में हो। जो टैरिफ का ड्रामा करता है सुबह से शाम तक, जो प्रवासियों को पकड़ पकड़ के भेजने की, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ट्रंप के खिलाफ जा रही है आज की तारीख में। और वो ममदानी उसी इस बात को लेकर के, पॉलिटिशियन को तो देखिए एक पैग चाहिए होता है, जैसे हम कोई स्टोरी करते हैं तो हमें एक पैग चाहिए, तो उस पैग के सहारे ममदानी ट्रंप को भी एक्सपोज कर रहे हैं, नेतन्याहू को भी एक्सपोज कर रहे हैं, और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को मजबूत कर रहे हैं। तो पॉलिटिशियन ये काम तो करेगा ही करेगा। लेकिन रही बात नेतन्याहू की गिरफ्तारी की संभावनाओं की, मुझे नहीं लगता कि यूएन जनरल असेंबली के दौरान, वैसे भी उसका अगर आप मानेंगे तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी एक चीज होती है, कोई भी देश किसी भी तरीके का हो, अगर वो इस तरह की असाइनमेंट पे आ रहा है तो उसको अरेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल फेडरल गवर्नमेंट ऐसा चाहे। कम से कम एक सिटी या स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे बड़ी बात है कि आईसीसी वो वांटेड किसका है? आईसीसी का सबसे मूल जो सवाल है वो यहीं पर है। वो वांटेड अमेरिका का नहीं है, वो वांटेड अमेरिकी कानून का नहीं है, वो वांटेड उस कानून का है, उस कोर्ट का है जिसको मान्यता नहीं देता है अमेरिका। तो वो तो अमेरिका की मान्यता, गैर मान्यता वाली जगह से वांटेड है, इसलिए अमेरिका में कोई सवाल नहीं है। हाँ, जो आपने कहा यहूदी विरोधी माहौल, ये जो इजराइल के दूत ने कहा, ये उसके कहने का सवाल ही नहीं था। ममदानी की राजनीति और ममदानी का न्यूयॉर्क में जीतना दक्षिणपंथी फांसीवाद और नेतन्याहू के आतंकवाद के खिलाफ हुई जीत ही थी। उसकी जीत ही, ममदानी की जीत से आप याद करिए, दर्शकों को भी अगर याद होगा तो, ममदानी की जीत से कितना छनछनाया था ट्रंप। बिल्कुल, मतलब वो समझ लो आप कि काबू कंट्रोल में नहीं था, पता नहीं कितने घंटे वो बाथटब में पड़ा रहा होगा।
जो उसके तन बदन में आग लगी थी। तो ममदानी की जीत ही नेतन्याहू, न्यूयॉर्क में नेतन्याहू का जो आतंकवाद है और दक्षिणपंथी फांसीवाद है, इन दोनों की खिलाफत किया था न्यूयॉर्क ने। न्यूयॉर्क दोनों के खिलाफ खड़ा हुआ था, तभी ममदानी को चुना था। हाँ, एक बात है, जो पब्लिक सेंटिमेंट की आपने बात की, तो अभी जुलाई है, अगस्त आएगा और सितंबर आएगा। हेमंत भाई, कुछ चीजें हमने तथ्यात्मक तकनीकी बात कर ली, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी चीजें जरूर चर्चा करनी चाहिए। होगा क्या, ये तो उस समय पता चलेगा। जो ईरान के सामने अमेरिका की दुर्गति हुई है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका, वो पिछली बार 40 दिन की जो तबाही थी, पिछले 3 दिन में, 3-4 दिन में हुई है। शुरू के 3-4 दिन ईरान का रिटेलिएशन माइल्ड था, और उसके बाद शुरू के 3-4 दिन माइल्ड था। जब पुलों पर और सिविल इंफ्रा पर हमला शुरू किया अमेरिका ने, तब वो जो है प्रलयकारी हो गया रिटेलिएशन ईरान का। लेकिन 4 दिन में, क्योंकि पिछली बार इजराइल मेन फोकस था ईरान का, वहां तेल अवीव, हाइफा सबको मार रहा था। इस बार इजराइल युद्ध से बाहर है, तो यही ठिकाने इसके, जहां जहां से अमेरिका हमले कर रहा है, जिन जिन बेसों से मिडिल ईस्ट में, वही उड़ा रहा है। 4 दिन में जितनी तबाही की है, कल्पना से परे है। आप छोड़ दीजिए, अमेरिका 2 महीने बाद पुष्टि करेगा, बताएगा, आएगी खबर, अमेरिका से आएगी, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट सब बताएंगे, चिंता मत करिएगा उसकी। लेकिन भयंकर तबाही हुई है, अभी भी गिनती 2 की गिनी जा रही है ना। हकीकत ये है कि जो तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और IRGC हमेशा उसकी बात सही साबित होती है, क्योंकि लफाजी नहीं करता, अपने नुकसान को ही बताता है। बड़ा डैमेज हुआ है, जो सैनिक हैं बड़ी संख्या में मारे गए हैं, लापता और घायल की संख्या तो बहुत है। एक हमले में 20 घायल बताए जा रहे हैं, तो ये संख्या बहुत भारी है। अमेरिका का, अगर ये अमेरिका, ट्रंप, तो ऐसे लोग तो हमेशा जिस पेड़ पे बैठते हैं वही फूंक देते हैं। वो अगर ऐसे ही 1-1.5 महीने और अमेरिका को बर्बाद किया, तो UNGA तक क्या हो सकता है, मैं ये पूछना चाहता हूं। क्योंकि जो पब्लिक सेंटिमेंट की आप बात कर रहे हो, फिर यही नेतन्याहू की वजह से अमेरिका अगर बर्बाद होगा, अमेरिका में लाशों ढेर लगेंगे, शहीदों के, सैनिकों के कफिन्स होंगे, उनके ताबूत देखे जाएंगे जगह जगह, तब इसकी एंट्री कैसे होगी अमेरिका में। छोड़ो ICC, आप वो एक बिल्कुल भविष्य के गर्भ की चीज है। जो आज की परिस्थिति है, आपने जो कहा, आज रात के 2 अटैक में 2 की शहादत की तो अमेरिकी सैनिकों की बात सामने आ गई, करना भूल गया। 24 से 25 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं उसमें, और 4 से 5 क्रिटिकल हैं। ये अमेरिकन एयरफोर्स के एक पायलट का ऑन रिकॉर्ड बाइट है कि उनको बचाना लगभग नामुमकिन होगा, और उनको वहां से जर्मनी शिफ्ट किया गया है मेडिकल एड के लिए, जो क्रिटिकल है। तो ये संख्या अगर बढ़ती है, और बढ़ती ही जाएगी, जो रवैया अमेरिका का है और जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, ये दोनों ही चीजें आपस में जुड़ी हुई। अगर देखिए, समस्या क्या है कि अक्टूबर में, 27 अक्टूबर को, जैसे मैंने कहा, इजराइल में चुनाव है, और नवंबर में ट्रंप का मिड टर्म पोल है, अमेरिका का भी। तो वहां पर जो ओवरऑल परिस्थिति आज की तारीख में, तो ट्रंप समझ के लगे कि रिपब्लिकन पार्टी को लेके बैठा हुआ है, डूब गया बिल्कुल। पूरा पॉपुलर सेंटीमेंट ट्रंप के खिलाफ आज की तारीख में। तो वो भी अंधभक्तों के सहारे, और कुछ 1-2-4 पवेरियन चैनल उसने भी पाल रखे हैं, उनके सहारे वो काम करे। लेकिन जो जितने भी बाकी लोग हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वाशिंगटन पोस्ट से लेकर के, उसने भी आज ये सारी खबर खोल के बताई है कि जॉर्डन एयरबेस के अंदर क्या क्या हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर तबाही। तो हल्का सा एक मिस कर गया, कुछ चॉपर सी डैमेज हुए। अगर वो रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स की बजाय अगर पूरा बेस पे गिर जाता, तो आप सोचिए क्या परिस्थिति होती। और अब हालत ये है कि इस जॉर्डन वाले अटैक के बाद तो अमेरिका के सैनिक रहेंगे कहां? बेसिस पे तो वो ऑलरेडी नहीं है। लगातार आपने देखा 1 मार्च के बाद बेसिस तो छोड़ के भागे हुए, जहां जाते हैं वहीं पे ईरान अटैक कर देता है। तो ये वाली जो परिस्थिति है, ये बिल्कुल अनफोर्सीन है कि अगर ट्रंप का विरोध बढ़ता है अमेरिका के अंदर, और जिसकी संभावनाएं हैं अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है, तो वैसी सूरत में क्या नेतन्याहू आना भी पसंद करेंगे? क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी दोनों की एक ही है, कट्टरवादी, दक्षिणपंथी। तो अगर ट्रंप फंसा होगा, तो इजराइल खुद ही नेतन्याहू आने का विजिट अपना कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ ममदानी कर रहा है, ममदानी एज ए पॉलिटिशियन दोनों की दुखती रख दबा रहा है, ट्रंप की भी और नेतन्याहू की भी। और उनके जितने भी जो आपस के
जो गोरख धंधे थे, उनको मौके बेमौके पे एक्सपोज भी करते रहे ममतानी लगातार कि वो उनका क्या आपस का है, एप्स्टीन में क्या है, फला क्या है। तो वो एक बिल्कुल प्रोफेशनल पॉलिटिशियन की तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी इलेक्टोरेट के साथ भी और देश के साथ भी। वैसी सूरत में ये सही बात है कि अभी 2 महीने का समय है। जब सितंबर आएगा और जब वो यूएन जनरल असेंबली तक की बात पहुंचेगी, तब तक के हालात क्या होंगे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि क्या ट्रंप का नाम लेकर के या ट्रंप के उससे वो आना भी पसंद करेंगे वहां पर। उसकी भी तो अपनी चुनाव तो उसने भी लड़ना है। हाँ। और उसको ये पता है कि चुनाव की जो दिशा है वो डेस्परेट क्यों है। अभी तो देखिए, ये न्यूयॉर्क का सवाल अलग है, अभी तो किसी भी दिन वो वाशिंगटन डीसी टपकने भी वाला है। उसकी ट्रंप से गाली गलौज के बाद जो मुलाकात है वो ओवर ड्यू हो चुकी है। पहले आपको ध्यान होगा पिछले हफ्ते भी जाना था उसको, नहीं जा पाया। तो एनी टाइम उसका ड्यू है ट्रंप के साथ बैठ करके, और जो भी इसमें सारे में। और आज एक नई खबर भी ब्रेक की वहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स में कि किस तरीके से 30 जहाज इजराइल के ईरान पर अटैक करने के लिए तैयार थे और पायलट बैठ चुके थे कॉकपिट के अंदर फुली लोडेड, और लास्ट मोमेंट पे ट्रंप ने उनको रोक दिया। तो वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं आप यहां तो छुपा लेंगे, भारत में तो हर चीज आपके पास पोमेरियन है, सब चीजें, वहां वो चीजें छुपती नहीं। इजराइल की स्टोरी थी, अमेरिका में ब्रेक होगी, ऑफिशियल उन्होंने सूत्रों से कंफर्म कर दिया। आज इजराइल में भी वो बड़ी खबर चल रही है नेतन्याहू की इच्छा के खिलाफ। तो वहां पर वो परिस्थिति आशीष भाई, और सितंबर बिल्कुल सही बात है, अभी 2-2.5 महीने का समय है। तब तक तेल देखो, तेल की धार देखो किस दिशा में जाएगा। हो सकता है नेतन्याहू खुद ही आना पसंद ना करे, अमेरिका के हालात ऐसे हो जाए, कुछ नहीं पता है जिन रास्तों पे ट्रंप चल रहा है। अभी तो ट्रंप की आपने आज खबर देखी होगी, जिस तरीके से उसकी जो इमिग्रेशन पुलिस जो बढ़ाई थी उसने नई आइस, वो धरपकड़ कर रही है, और उसमें भारतीयों के जो भारत मोदी जी के दायरे लगाते हैं ना वहां अमेरिका में बैठ के दूसरी जगह, वो मेक इंडिया ग्रेट अगेन आई करते सुनने हैं के लिए है। हाँ, उनका स्पेशल नंबर दोबारा से आने वाले की भी चांसेस आज जिस तरीके का था, बाकायदा जीरो इन कर रखा है, बहुत बड़े पैमाने पर धरपकड़ भी कर रहे हैं। तो अमेरिका के हालात आने वाले समय में क्या होंगे 2 महीने में। और आप देखिए, नो किंग्स प्रोटेस्ट में एक दिन में ट्रंप के खिलाफ कितने प्रदर्शन हुए थे। ट्रंप तो कभी नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ इस तरह की चीज हो, लेकिन हुई ना। चूंकि वहां डेमोक्रेसी भी जिंदा है, तो अभी 2 महीने का समय बहुत लंबा समय है अमेरिका के लिए भी, ट्रंप के लिए भी, और ईरान के लिए भी ऐसे। क्योंकि सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष जब हो, वो किस एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाए आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कल भी आपने देखा ईरान के डिसैलिनेशन पॉइंट पे हमला, उस पे प्लांट पे हमला कर दिया। अगर ईरान ये सारे काम करने लग गया तो मिडिल ईस्ट का क्या होगा फिर? जो सारे गल्फ काउंसिल कॉपरेशन काउंसिल के देश उनका क्या होगा? ये ट्रंप चाहता ही ये है कि इतना विध्वंस फैल जाए कि सारे के सारे जीसीसी कंट्री उसके चरणों में आ जाए। क्योंकि उसको ये पता है कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा, वो ये कहेंगे कि साहब आप अपना ये बोरिया बिस्तर यहां से उठा लो, हमें आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। वो ईरान से सेट कर लेंगे अपना। भाई पड़ोसी तो बदल नहीं सकते ना। ट्रंप तो किसी को भी मना कर देता, क्या कह रहा था कि 10,000 किलोमीटर दूर आके हम मैंने किसी तो की आज रक्षा नहीं आज करते। कार्यक्रम में मैंने दिखा दिया। यूएई 4 दिन पहले बहुत उतावला था, क्योंकि शुरू में इस बार जब अमेरिका ने हमला किया तो बिल्कुल ही मतलब ये लग रहा था कि एकदम तबाह कर देगा। 4 दिन पहले जब ओमान तट पर प्रोजेक्टाइल गिरा था यूएई के जहाज पर, तो क्या कहा था, अब हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, हमें भी जवाब देना होगा, हमारे पास अधिकार है जवाब देने का। आज यूएई का ऑफिशियल आप चेक करिएगा, वहां यूएई की तरफ से कहा गया है कि तत्काल अब दोबारा बातचीत शुरू कर लो भाई, रोक दो अभी विध्वंस। तो समझ में आ गया ना, वो देख रहा है सीरिया, वो देख रहा है जॉर्डन, कब इनका चपेट इनका नंबर आ जाएगा कोई पता नहीं है। और अभी तो सैन्य इंफ्रा है जो अमेरिकी इंफ्रा है, जब अति कर दोगे तो फिर भाई वो मारेगा, तुम्हारे सिविलियन इंफ्रा पर भी अटैक करेगा। काहे को वो अपनी तबाही देखेगा, वो भी मारेगा, सब तबाह हो। खैर चलिए, इजाजत दीजिए, अब पहुंचने दीजिए नेतन्याहू को, और ममदानी को भी विचार करने दीजिए। जो होगा सब सामने आ जाएगा। जो एक्चुअल वहां पर एक्चुअल और फैक्चुअल जो चीजें हैं वो हमने आपको बता दी है। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।